नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं सुशील शर्मा। आज हमारा लाइव आने का एक ख़ास मकसद है और मकसद है बारीदार कम्युनिटी को लेके। जी हाँ, फिर एक बार बारीदार कम्युनिटी जो है, जो कि माँ वैष्णो देवी के जो पुजारी थे वहाँ पे देख रेख करते थे, एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने का कारण कि बारीदार कम्युनिटी ने श्राइन बोर्ड और जो मौजूदा जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार है उस पर फिर से एक बार केस जो है वो कर दिया है अपने हक हकूक़ के लिए। इस सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बारीदार संघर्ष कमेटी के मेंबरान, उनके प्रेसिडेंट, उनके वाइस प्रेसिडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं। उनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया केस जो दायर किया गया है श्राइन बोर्ड और जो जेके यूटी सरकार है उसके खिलाफ, आखिरकार इस केस में ऐसा क्या है जिससे कि बारीदारों को फ़ायदा आने वाले समय में हो सकता है। बात करेंगे हम नवनियुक्त प्रधान श्री श्याम सिंह जी, जो कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं और बारीदार संघर्ष कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये केस को दायर किया गया है, हाई कोर्ट में दायर किया गया और नोटिफिकेशन जो है 4 हफ्ते का जो टाइम है सरकार को और श्राइन बोर्ड को इसके जवाब के लिए दिया गया है। श्याम जी, जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो एक बार फिर से जो बारीदारों के हक की जो लड़ाई है उसको लेके आपके द्वारा एक कमेटी गठन की गई जिसका नाम संघर्ष कमेटी रखा गया, बारीदारों के लिए संघर्ष कमेटी, और उस कमेटी द्वारा एक केस दायर किया गया है श्राइन बोर्ड और सरकार के खिलाफ। तो आखिरकार हम तो पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप दर्शकों को हमारे बताएं कि ये जो पहले भी एक केस हुआ था उसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, जय माता दी सुशील जी, मैं जम्मू परिवर्तन का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जहाँ तक बात है ये जो केस हमारा माननीय हाई कोर्ट में हुआ है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो श्राइन बोर्ड जो जहाँ पे बना हुआ है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहते हैं कि कोई भी मंदिर जो है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं रह सकता। तो इसीलिए हमें जब 86 में जो श्राइन बोर्ड बना था तब के गवर्नर जगमोहन ने ज़बरदस्ती बाई फोर्स हमें वहाँ से निकाल दिया था, जिससे हमारे हक हकूक़ सारे छीन लिए थे, जो कि हम सदियों से हमारे पूर्वज वहाँ पर पूजा पहरा और जहाँ पे सेवा दिया करते थे माता के दरबार पे। तो उस समय के गवर्नर ने वहाँ पे हमें ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया। तो तब से लेकर आज तक बारीदार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो हमने बारी बारी सभी सरकारों से हर जगह हमने गुहार लगाई, लेकिन सब जगह हमें फेल होने के बाद हमें लास्ट जो है माननीय हाई कोर्ट पे विश्वास है कि हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लिए हमें कानूनी तरीके से हमने ये केस दायर किया है। तो इसके लिए हमारा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी मंदिर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं रह सकता। तो इसके लिए मैं डिटेल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी आस्था जहाँ पे जुड़ी हुई है वैष्णो देवी दरबार के साथ, माता हमारी कुल देवी है और सदियों से हमारे पूर्वज जहाँ पे सेवा करते रहे हैं। तो इसके लिए हमने जब हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिला तो लास्ट हमने ये कोर्ट का रास्ता अपनाया है। जी, तो इस केस में जो दायर किया गया है 55 पेजेस का केस आपके द्वारा दायर किया गया है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो ऐसा क्या खास है इसमें कि जिसको लेके आप मतलब ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में बारीदार कम्युनिटी को उस चीज़ का फ़ायदा होगा, या आने वाले दिनों में बारीदारों को अपना उनका जो पुराना हक है वो मिल पाएगा? देखिए, मैं आपको डिटेल में ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो ये सरकार द्वारा मंदिर को कंट्रोल करना ही गैर कानूनी था, तो उसके लिए हमने कोशिश की थी तब, लेकिन नहीं हुआ। तो अब हमने जाके माननीय हाई कोर्ट में हम इसलिए गए हैं कि देखिए जहाँ पे जो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट जो जहाँ पे ये श्राइन बोर्ड बना है, श्राइन बोर्ड द्वारा हमारा हिंदुओं का पैसा गैर हिंदू संस्थाओं की तरफ दिया जा रहा है और उनको जहाँ पे सुविधा दी जा रही है। मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप मानिए हमारा जितना भी ये वैष्णो देवी ट्रस्ट का पैसा आता है उससे जैसे नारायणा हॉस्पिटल बना है, तो नारायणा हॉस्पिटल में आप देख लीजिए पैसा तो हिंदुओं का हिंदू संस्था से आता है, लेकिन नारायणा में मैक्सिमम स्टाफ जो है वो गैर हिंदू है और
समझ लो कि सारा फ़ायदा जो है गैर हिंदुओं को दिया जा रहा है। इसके लिए जैसे हमारा श्राइन बोर्ड का ही पैसा, जैसे वैष्णो देवी का पैसा हमारे यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे भी हिंदुओं को कोई छूट, कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा, हमारे बारीदारों को वहाँ पे कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा। और जहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमारी आस्था के साथ इतना खिलवाड़ करते जा रहे हैं, आप हमारे ट्रेडिशनल जो ट्रैक था पूरा वो उसको इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। हमारा जैसे भूमिका मंदिर था जिसके साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई थी, पंडित श्रीधर ने वहाँ पे तपस्या की थी, माता का वहाँ के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन आप देख लीजिए कि वहाँ पर श्राइन बोर्ड ने आज 34 सालों में एक पैसे का काम वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं किया, वहाँ पे कोई हमारी जो तरीका वो परंपरा थी उसको कहीं इन्होंने प्रमोट नहीं किया। तो उसके हिसाब से जैसे दर्शनी ड्योढ़ी को बंद कर दिया गया, बाण गंगा ट्रैक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, चरणपादुका को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथी मत्था को बिल्कुल इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। तो ये श्राइन बोर्ड जो है एक बिजनेस अदारा बन चुका है और ये हमारी हिंदू आस्था पे खिलवाड़ करते जा रहे हैं। ये हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने कानूनी तरीका जो है हाई कोर्ट में हमने जाने की कोशिश की है। तो ये तो आपका कोर्ट का जो सिलसिला अभी आपने बताया कि किस प्रकार से आपने कौन कौन से मतलब चीज़ों को लेके आपने हाई कोर्ट में अपना केस जो दायर किया है। अगर हम पॉलिटिकली एंगल से इसको देखें तो पिछले 6-7 साल से भी कहीं ना कहीं पे जो बारीदारों का शोषण जो है वो लगातार हो रहा है। और यहाँ पे अगर लोकल लीडर्स की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा भी अभी हमने पीछे एक इंटरव्यू में सुना था कि एक लीडर ने ये कहा था कि बारीदारों ने प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो अप नहीं किया। उस पर आपका क्या कहना है कि कौन सा फॉलो अप बारीदारों को करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया? देखिए सुशील जी, पॉलिटिकल जो आप बता रहे हो, हमने आज हमारे 34 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमने नहीं छोड़ा या किसी भी लीडर को हमने नहीं छोड़ा। हम सभी के पास बारी बारी गए हैं लेकिन हमारा किसी ने भी कुछ नहीं किया। ये पॉलिटिकल लोग हैं, जो अपना एजेंडा चलाने के लिए हम लोगों को इलेक्शन के टाइम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कुछ लीडर, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि इन्होंने फॉलो नहीं किया। जब हमने उनको वोट देकर चुन लिया, बारीदारों के वोटों से वो एमएलए बने, तो फिर फॉलो करना हमारा काम नहीं था, उनका काम था। जहाँ तक हमें उनको वोट देना थे वो हमने अपना काम कर लिया, लेकिन अब फॉलो भी बारीदार करते ही रहे। आप देख रहे हो हम किसी भी प्लेटफार्म पे आज तक पीछे नहीं रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारों से हमें कुछ नहीं मिल रहा। जैसे 2014 की रैली में माननीय मोदी जी ने भी उधमपुर की रैली में वहाँ पे पब्लिकली वहाँ पे बोला था कि ये बारीदारों का हम परमानेंट सोल्यूशन करेंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब हमारी सरकार मोदी जी की दूसरा टेन्योर भी चल रहा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने फिर, जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, तो हमने सोचा अब कोर्ट का रास्ता ही अपनाएंगे और कानूनी तरीके से ही लड़ेंगे। श्याम जी, कितना विश्वास है आपको, क्योंकि आपके साथ अभी बारीदारों के लगभग 30,000 जो फैमिलीज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं आपके साथ, और उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं पे फिर से एक बार उजागर हुई हैं। जो बुज़ुर्ग बारीदार हैं, कहीं ना कहीं पे देखने में ये आ रहा है कि उनके दिल में जो एक वो ठीस थी, जो कि कई बुज़ुर्ग तो ऐसे भी हैं कि 86 के बाद वो वैष्णो देवी दर्शन करने तक नहीं गए हैं। तो आप मतलब क्या उनके दिल में वो किस प्रकार से आप वो जगा रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं कि वो जो आपका जो हक हकूक़ है वो वापस आपको मिल पाएगा? देखिए सुशील जी, माननीय हाई कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, कि हम हमारे पूर्वज वहाँ से हज़ारों साल पहले कि हम वहाँ पे पूजा करते आए हैं, हम वहाँ पे माता के दरबार की सेवा करते आए हैं, तो उसमें हमारा अधिकार बनता है। नहीं, अधिकारों की बात मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि 86 के बाद चाहे वो आपका पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म हो या फिर हमारे ही जो पहले जो केसेस लगे हुए थे, कहीं ना कहीं पे बारीदार फैमिलीज़ डीमोरलाइज होती रही हैं हर जगह पे आके, कहीं ना कहीं पे हार के सभी बैठे हुए थे। और अभी कहीं ना कहीं पे एक उम्मीद की किरण सभी में जागी हुई है कि जो आपके द्वारा, आपकी कमेटी द्वारा, ये जो संघर्ष कमेटी द्वारा एक जो हाई कोर्ट में केस लगाया गया है, तो वो उसके लिए आप बारीदारों को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या उनके लिए कोई खुशखबरी हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय हाई कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है। रही जहां तक हमारे केस की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 के तहत कोई भी मंदिर जो है वो गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रह सकता है। तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी सेकुलर कंट्री है, कोई भी दूसरी कम्युनिटी का कोई भी मंदिर, जहाँ गुरुद्वारा, जहाँ चर्च, जहाँ मस्जिद जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। तो मैं ये सरकार से ये भी पूछना चाहता हूँ कि फिर आ जाकर हिंदू मंदिरों पे ही सरकार इसमें इतना अत्याचार क्यों कर रही है?
तो ये हमारा एक टेक्निकली जो वहाँ पे पॉइंट थे, कोर्ट में जाने का हमारा जो मकसद था, उसमें हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये इलीगल तरीके से श्राइन बोर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना हुआ है और गवर्नमेंट द्वारा भी, क्योंकि एक बात वहाँ पे आती है जहाँ पे जैसे ये कहते हैं कि अब जहाँ पे मिसमैनेजमेंट थी, तो ये कम से कम हमें बताएं ना वो मिसमैनेजमेंट है थी क्या। रही बात जहाँ तक श्राइन बोर्ड की, तो ये हमारी मिसमैनेजमेंट तो एक जरा सी भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब से लेकर हम ये निज़ाम चला रहे थे तब तो यात्रा भी नहीं आती थी, तब तो बड़ा ये पहाड़ी इलाका है, इतने जंगली जानवर होते थे, इतना यानी कि बड़ी टफ सिचुएशन में हम लोगों ने वहाँ पे सेवा की हुई है। तो आज जाके जब जहाँ पे यात्रा शुरू हुई है, तो तब जाकर ये श्राइन बोर्ड बना, और श्राइन बोर्ड के आज 34 सालों में जो मैं इनकी बताना चाहता हूँ, आप देख लीजिए कि हमारी आस्था के साथ इतना खिलवाड़ करते जा रहे हैं। हमारे टाइम में भवन में गौशाला हुआ करती थी, वहाँ गाय थी वहाँ पे, जो क्योंकि वो इसलिए रखा था, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि गौशाला का भवन में मतलब ये था कि वहाँ पे जो प्रसाद माता को लगता था उसके लिए शुद्ध घी, शुद्ध अपना दूध, ये सारा वहाँ पे प्रोवाइड हो। लेकिन श्राइन बोर्ड द्वारा, जबकि हमारी सरकार एक तरफ कह रही है कि गौशाला को प्रमोट कर रही है, उसके लिए फंड्स अवेलेबल कर रही है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने वो गौशाला भी बंद कर दी। तो अब जाके मैं आपको जहाँ तक आस्था की बात बताऊँ कि जैसे बाज़ार से जो घी और दूध लाया जाता है, मैं आपको आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें कितनी शुद्धता होती है। तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इतने कितने ही हमारे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ की हुआ है, मैं गिनता थक जाऊँगा। क्योंकि आप बताइए, जब 86 एक्ट बना था, तो तब के जो जहाँ पे सीईओ श्राइन बोर्ड हुआ करते थे अनिल गोस्वामी जी, उन्होंने एक बुक निकाली थी जिसका नाम था शायद द वैष्णु द श्राइन, कोई ऐसे नाम से कोई बुक थी। तो उस बुक में उन्होंने जो माता की पिंडियों का वो फोटो दिखाई गई थी, तो मैं शर्म आती है हमें ऐसी बातें कहने पे उनको अनकवर्ड दिखाया गया था, उनके ऊपर चोला या चुन्नी वगैरह भी नहीं दिखाई गई थी। तो आप मान सकते हो कि हमारी आस्था के साथ, हम हिंदुओं के साथ इन लोगों ने कितना खिलवाड़ किया। आज जैसे मान लो आप, हमारी वहाँ पे नारियल चढ़ाने की प्रथा जो थी वहाँ पे चलती थी, तो इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी रीजन से गुफा के अंदर वो नारियल चढ़ाने वाली प्रथा जो है बंद कर दी। लेकिन श्राइन बोर्ड की दुकानों में नारियल बिक रहा है। जहाँ से भवन तक जाने में नारियल को कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अंदर जाना हो तो नारियल हो जाता है। तो श्राइन बोर्ड एक बिजनेस अदारा बन चुका है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है, और धार्मिक आस्था जो है, हमारे सनातन धर्म की पूरी आस्था को इन्होंने ख़त्म करके रख दिया। तो आप देख लीजिए, जैसे भवन में जो दुकानें इन्होंने लोगों ने बनाई हैं, आज 11-11 करोड़ रुपए की दुकान जो बेंट शॉप इनकी जा रही हैं, 3-4 दुकानें वहाँ पे हैं। तो आप समझ सकते हो, जो 11 करोड़ रुपया 2 साल का वहाँ पे रेंट देगा, तो वो कौन सा सामान किस तरीके से बेचेगा, और यात्रियों को कितने सब स्टैंडर्ड वो सामान देगा। और ये एक किस्म की, एक ये नहीं, मैं कितनी हज़ारों इनकी गलतियां बताऊं, ये बिल्कुल एक बिजनेस अदारा बन चुका है और लूटता जा रहा है, जो सिर्फ पैसे के बेस पे वो कर रहा है। बाकी धार्मिक आस्था की तरफ इनका बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है, और हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल इन्होंने ख़त्म करके रख दिया। हमारी जितनी भी हमारी जो धार्मिक जो धरोहरें थी, जो सारी की सारी इन्होंने बर्बाद करके रख दी हैं। ये हमारा कहना है। श्याम जी, बात की है आपने धर्म की, सनातन धर्म की, आस्था की, तो अगर आपके पास 86 के पहले का टाइम जो था वो वापस अभी आ जाता है, जो केस आपने किया है उसके द्वारा, तो आप आने वाले दिनों में किस प्रकार से, फ्यूचर में आप किस प्रकार से कार्यरत करेंगे, और किस प्रकार से बारीदारों के हित में काम करेंगे, किस प्रकार से हिंदुओं के हित में काम करेंगे, किस प्रकार से सनातन धर्म के हित में काम करेंगे? देखिए सुशील जी, जो हमने केस किया हुआ है उसमें हमने श्राइन का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो हमने मांगा हुआ है, जो कि हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। तो उसमें जो आप मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम बारीदार तो वहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम जब ये सारा कंट्रोल हमारे पास आता है, तो हम इसको सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए, हमारी हिंदू आस्था को बरकरार रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे नारायणा हॉस्पिटल है, ये श्राइन के पैसे से बना हुआ है, हमारे यात्रियों के, हमारे हिंदू धर्म के पैसे से बना हुआ है, तो वहाँ पर हम एक प्रायोरिटी रखेंगे कि अगर हिंदू जो भी इलाज करने आएगा उसको हम 50% वहाँ पे डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं की सुविधा के लिए लगना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, अगर वो माता के मंदिर से चढ़ावे से बनी हुई है, तो उसमें कम से कम हिंदुओं को प्रायोरिटी दी जाए। ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे। और हम ये जो चढ़ावा जो होगा, जितना भी ये पैसा होगा, हम इसको सनातन धर्म की प्रमोशन के लिए लगाएंगे, जहाँ पे डोगरी कल्चर को प्रमोशन के लिए लगाएंगे। और जम्मू प्रोविंस के जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ जितने भी धार्मिक हमारा सिस्टम है, उसको प्रमोट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू प्रोविंस के अपने हिंदू भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अगर ये कंट्रोल हिंदुओं के पास आता है, क्योंकि अब तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं के पास है, क्योंकि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक हिंदू आस्था हमारी जुड़ी हुई है, और
हमारा हिंदू मंदिर जो है, इतना बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर जो है, जहाँ पे गैर हिंदुओं को मुलाजम श्राइन बोर्ड में रखा गया और जहाँ तक कि पूरा मैनेजमेंट में हेड जो थे वो भी गैर हिंदू रखे गए, तो आप समझ सकते हो कि हमारी आस्था के साथ कितना खिलवाड़ होता जा रहा है। लेकिन अफसोस हमें थोड़ा सा हिंदू संस्थाओं पे भी है, क्योंकि वो भी सर इसमें आज तक हिंदू संस्थाओं ने आपके लिए क्या किया है? मतलब इतनी इतनी बड़ी हिंदू संस्थाएं हैं, उन्होंने क्या बारीदारों के हित में या फिर मंदिर के हित में क्या किया किसी ने, देखिए या आपने किसी को अप्रोच किया हो? देखिए सुशील जी, जहाँ तक हमारी अप्रोच की बात, हम तो छोटे मोटे तरीके से अपनी जगह अप्रोच करते हैं, लेकिन जितनी भी हिंदू संस्थाएं हैं, हो सकता है उनके नॉलेज में जे ना हो, या उन्होंने इस साइड नहीं देखा हो, लेकिन जो मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि जे आपका भी फ़र्ज बनता है कि कहीं अगर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो कम से कम उनको आगे आना चाहिए। जैसे माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो इनको आज़ादी है, और जो कम से कम जो मंदिर जो हैं जो सरकार के कंट्रोल से मुक्त होना चाहिए, उनके भी जो ऐसी सोच थी। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार जो हमारी यहाँ पे है वो भी आगे आए, और इसमें RSS विश्व हिंदू परिषद ये लोग भी आगे आए और हमारे साथ खड़े होकर हिंदू आस्था को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारा साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई हिंदुओं की आस्था की है, ना कि पर्सनल किसी की। तो इसके साथ बारीदार जो हैं, बारीदार भी सब हिंदू हैं और हमारे साथ भी खिलवाड़ हुआ है। प्लस जो ये श्राइन का जो पैसा है, हिंदुओं का पैसा है, ये गैर हिंदुओं की तरफ डाइवर्ट होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, और ये इसीलिए हमने लास्ट में फिर कोर्ट के पास गए हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जहाँ पे हर रिलीजियस को अगर फ्रीडम है तो हिंदुओं को भी है। इसलिए हमारी यही अपील है कि जितनी भी जो हिंदू संस्थाएं हैं, ये सारी की सारी आगे आकर हमारे इस केस का सपोर्ट करें, और अगर उनकी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है तो कम से कम ओपन में आकर सरकार जहाँ पे हमारा जो इन्होंने टाइम दिया हो उसमें जाकर हमारी सपोर्ट करें कि जो हमारा मुद्दा है ये हिंदुओं की आस्था के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए। और मैं आपके माध्यम से ये को और बार बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जब बना तो इनका क्या मकसद था मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से कम हमारे इतना बड़ा तीर्थ स्थल होने के नाते हमारे सराउंडिंग कटरा के अंदर डेवलपमेंट भी होनी चाहिए थी, लोगों को रोज़गार भी मिलना चाहिए था, और साथ में हमारी हिंदू आस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ है, और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हिंदू आस्था के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है, जहाँ पे हमारी जितनी भी धरोहरें थी ये सारी ख़त्म कर दी गई श्राइन बोर्ड द्वारा। और मैं आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ, आप पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा कि श्राइन बोर्ड 34 सालों में आज तक लोकल जहाँ पे जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जहाँ और भी जो गणमान्य व्यक्ति जो जहाँ पे सराउंडिंग में रहते हैं, कभी आज तक इन्होंने मीटिंग तक नहीं बुलाई। और श्राइन बोर्ड जब बना, श्राइन बोर्ड में बाहर के लोग, कुछ ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कुछ ऐसे बड़े बड़े व्यापारी जो थे, उनको श्राइन बोर्ड में मेंबर रखा गया। तो इसमें हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है, हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है, जी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 30 अगस्त आने वाला है परसों, जिस दिन टेक ओवर हुआ था 1986 को, तो उस दिन की आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? क्योंकि हर बार आप ब्लैक डे बनाते हो उसको, तो इस बार का किस प्रकार से आप उसको बनाएंगे? देखिए सुशील जी, वो तो हमारा रूटीन में है, हर साल की तरह इस बार भी 30 अगस्त को हम ब्लैक डे बनाएंगे, क्योंकि उसी दिन गवर्नर जगमोहन ने बाई फोर्स हमें बिना कोई नोटिस दिए और अनकॉन्स्टिट्यूशनली मैं ये कहूँगा कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हमें वहाँ से निकाला। हालांकि मैं बड़ी स्टेजों पे हमने लोगों को ये बोला कि हमें ये बताएं कि तब जब टेक ओवर हुआ था तो हमें वहाँ से इनको मिला क्या था, हमारे खिलाफ कोई प्रूफ क्या था। लेकिन तब की वो सरकार, वो डिक्टेटर थी, वो गवर्नर जगमोहन जी डिक्टेटर थे, उनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई थी, उन्होंने ज़बरदस्ती इन लोगों को कुचलने की कोशिश की, इनके ऊपर ज़बरदस्ती केस डाले गए, इनके घरों में पुलिस इतनी डाली गई, 10-10 हज़ार वहाँ पे फोर्स डाली गई। तो ये बताएं अगर इतनी फोर्स की ज़रूरत क्या थी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा एक नेक्सस था जो जिन्होंने गवर्नर जगमोहन को, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट इसमें जुड़े हुए थे, जिन्होंने गवर्नर जगमोहन को माइंड वॉश करके उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे, क्योंकि उनका मकसद कुछ और था। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो ये भी कहूँगा कि श्राइन बोर्ड के जितने भी CEOs यहाँ पे रहे हुए हैं, जितने भी साबका गवर्नर्स रहे हैं जहाँ पे, मैं तो कहता हूँ उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि जहाँ पे कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। क्योंकि जहाँ पे हमारे आस्था के साथ, हमारे धर्म के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, इसलिए हम वो 30 अगस्त को जो ब्लैक डे बनाते हैं वो हम पूरे रूटीन के साथ बनाएंगे जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे प्रेसिडेंट संघर्ष कमेटी बारीदारान श्याम सिंह जी, जिनके द्वारा अभी 2 दिन पहले ही एक हाई कोर्ट में केस दायर किया गया। और केस वो किस प्रकार से दायर किया गया
क्या क्या उसके आने वाले दिनों में उसके एडवांटेजेस रहेंगे, किस प्रकार से वो बारीदारों को उस चीज़ का फ़ायदा होगा। और इन्होंने स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया है कि अगर केस इनके हक में होता है तो वो ना सिर्फ बारीदारों के हक में बल्कि सनातन धर्म और जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उन सब के हित में ये कार्य करेंगे और अच्छे तरीके से इसको वो परस्यू करेंगे। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूँ सुशील शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ।